पिछले 2.5 वर्ष दुनिया भर के हर इक्विटी इन्वेस्टर के लिए एक रोलर कोस्टर राइड रहे हैं। हमें कोविड के झटके लगे और फिर लॉकडाउन लगाए गए। चीन के मार्केट में रेगुलेटरी इंटरवेंशन हुए। यूरोप के लोग यूक्रेन रशिया वॉर से त्रस्त हैं। श्रीलंका का स्टॉक एक्सचेंज छिटपुट रूप से बंद ही रहा है और यूएस फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, जिससे निश्चित रूप से ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स परेशान है। इसलिए काफी कुछ हो रहा है। जो लोग इक्विटीज में निवेश करने के मामले में नए हैं, उनके लिए यह बहुत असुविधाजनक भी हो सकता है। इसलिए हम इस वीडियो में इक्विटीज इन्वेस्टिंग के 8 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को सामने रखेंगे, जो समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं और जिन्होंने इन्वेस्टर्स को सुपरलेटिव गेन्स हासिल करने में मदद की है। इन प्रिंसिपल्स ने इन्वेस्टर्स की कई सालों से बहुत मदद की है और ये बात शेयर्स में डायरेक्ट या ETF के माध्यम से एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करने में समान रूप से लागू होती है। तो अपना नोटपैड बाहर निकालें और आइए शुरू करते हैं। जीवन में हर चीज की तरह इन्वेस्टिंग के लिए भी एक स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है और अगर आप बिना किसी प्लान के इक्विटी मार्केट में कैपिटल लगा रहे हैं तो इस प्रयास के बहुत प्रॉफिटेबल होने की उम्मीद नहीं है। अब स्ट्रैटेजी भी कई प्रकार की हो सकती है। म्यूचुअल फंड के मामले में यह स्ट्रैटेजी इसके बारे में है कि आप सभी एसेट क्लासेस के बीच किस प्रकार अपने कैपिटल को एलोकेट करते हैं। पैसिव फंड वर्सेस एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स और एक इन्वेस्टर के रूप में आप कितने अनुशासित हैं। स्टॉक के मामले में और अधिक स्ट्रैटेजी चॉइसेस, ग्रोथ इन्वेस्टिंग, इनकम इन्वेस्टिंग, वैल्यू इन्वेस्टिंग, ट्रेंड फॉलोइंग, मोमेंटम स्ट्रैटेजी, स्विंग ट्रेडिंग, इंडेक्स इन्वेस्टिंग आदि। अब जब मैं स्ट्रैटेजी शब्द का यूज करता हूं तो इस बात पर प्रकाश डालता है कि आप किस प्रकार के इन्वेस्टर हैं। मेरी अपनी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी चीजें सरल बनाए रखने की इर्द गिर्द घूमती है। इसलिए सबसे पहले मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स तथा इंडेक्स फंड में 50-50 के रेशियो में इन्वेस्ट करता हूं, जो आमतौर पर लार्ज और मीडियम स्पेस में होता है। दूसरी बात कि मैं ग्रोइंग कंपनीज के मिड कैप तथा स्मॉल कैप स्टॉक में रिसर्च और इन्वेस्ट करता हूं, जो उचित वैल्यूएशन में उपलब्ध होते हैं। और तीसरी बात कि मैं ईटी मनी जीनियस के द्वारा निवेश करता हूं, जिसमें मेरे पास ग्रोथ तथा हाई ग्रोथ पोर्टफोलियो में एक्टिव SIP है। इसलिए मैंने जो भी रुपया लगाया है वो अभी बताए गए 3 एरियाज के इर्द गिर्द है। मैं किस प्रकार ऑपरेट करता हूं, मैं कैसे रिस्क लेता हूं और मैं किस प्रकार चाहता हूं कि मेरा पैसा ग्रो करे। इन चीजों पे ये स्ट्रैटेजी फिट बैठती है। इसलिए याद रखें, इक्विटीज में इन्वेस्ट करते समय हमेशा एक स्ट्रैटेजी बनाएं और जानें कि आप किस प्रकार के इन्वेस्टर हैं। स्टॉक में निवेश करने का अर्थ है वॉलेटिलिटी से निपटना। ध्यान दीजिए कि मैंने वॉलेटिलिटी शब्द का यूज किया है, रिस्क का नहीं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये दोनों शब्द बहुत अलग अलग हैं, लेकिन लोग इन्हें एक ही समझते हैं। इसे सीधे शब्दों में कहें तो वॉलेटिलिटी किसी स्टॉक के प्राइस या म्यूचुअल फंड के NAV में अप डाउन मूवमेंट है और रिस्क को कैपिटल के स्थायी नुकसान की आशंका के रूप में देखा जाना चाहिए। हमारे विचार से वॉलेटिलिटी एक ऐसी चीज है जिसे टाला नहीं जा सकता और कई सफल इन्वेस्टर्स को वॉलेटिलिटी मौका देती है कि वो सस्ते दामों में स्टॉक खरीदें और हाई प्राइसेस में बेचकर पैसे कमाएं। अब जब वॉलेटिलिटी हमेशा बनी रहती है तो कम से कम पोर्टफोलियो बेसिस पर इसे मैनेज करने के कुछ तरीके हैं। SIP या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का उपयोग करके इन्वेस्ट करना सबसे सरल तरीकों में से है, जो रेगुलर इंटरवल पर इक्विटी मार्केट में मनी इंजेक्ट करते हैं और निवेश की प्रक्रिया सुगम बना देते हैं। वॉलेटिलिटी को कंट्रोल करने का एक दूसरा तरीका अपने एसेट एलोकेशन का ध्यान रखना है, जिसके लिए आपको न केवल अपने कैपिटल को इक्विटी, गोल्ड तथा बॉन्ड्स जैसे विभिन्न एसेट क्लासेस में टेक्निकल रूप से डिवाइड करने की जरूरत है, बल्कि इक्विटी के भीतर भी आपको लार्ज कैप्स, स्मॉल कैप्स, मोमेंटम स्टॉक्स, वैल्यू स्टॉक्स, इंटरनेशनल इक्विटीज आदि में विभाजित करने पर विचार करने की जरूरत होगी। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए यह पार्ट थोड़ा जटिल हो सकता है, लेकिन अगर आपने इस विचार को पसंद किया है तो ईटी मनी जीनियस को जरूर एक्सप्लोर करें, जो एसेट एलोकेशन तथा रीबैलेंसिंग के आसपास सभी प्रकार का हार्ड वर्क करता है। जीनियस के बारे में अधिक जानने के लिए इन वीडियो को जरूर देखें, जो इंग्लिश तथा हिंदी में उपलब्ध है,
और उस लिंक को भी देखें जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच्ड है। एक पुरानी कहावत है जिसमें कहा गया है कि पैसा कमाना आसान है पर बनाए रखना कठिन है। और यह केवल लॉजिक नहीं है, यहां तक कि मैथमेटिक्स भी इसे सपोर्ट करता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका पोर्टफोलियो 30% गिर जाता है तो इसके बाद आपके पोर्टफोलियो में 30% की वृद्धि पर्याप्त नहीं होगी। इसमें तब भी 9% की कमी बनी रहेगी। और यही कारण है कि इक्विटी पोर्टफोलियो के आसपास आवश्यक प्रोटेक्शन का निर्माण करना सभी इन्वेस्टर्स के लिए अनिवार्य है। तो ये प्रोटेक्शन क्या है? नंबर 1, हमेशा डाइवर्सिफाई करें। वास्तव में एक सुंदर पंक्ति है जिसमें कहा गया है कि जहां कॉन्सेंट्रेशन आपके वेल्थ का निर्माण करता है, डाइवर्सिफिकेशन आपके वेल्थ को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि डाइवर्सिफिकेशन के लिए आपको बहुत अधिक एनर्जेटिक होने की आवश्यकता है। वास्तव में लार्ज, मिड, स्मॉल कैप तथा इंटरनेशनल फंड्स का एक उचित मिक्स ही पर्याप्त होना चाहिए। और अगर आप स्टॉक में हैं तो 15 से 20 के एक मिक्स से आपको पर्याप्त डाइवर्सिफिकेशन मिल जाना चाहिए। अपने इक्विटी पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करने का एक दूसरा तरीका रीबैलेंसिंग के जरिए है। आप देखें, समय के साथ आपके पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा लॉपसाइडेड हो जाएगा और ऐसा अधिकतर एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के कारण होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई कार ड्राइवर अपने व्हीकल को वापस रोड पर ले आता है, रीबैलेंस करना इन्वेस्टर की जिम्मेदारी है, जिससे कि पोर्टफोलियो इसी के अनुरूप रीएडजस्ट कर ले और वापस पटरी पर आ जाए। और तीसरी प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजी जिसका यूज किया जा सकता है वो है स्टॉप लॉस, जो एक प्रकार का फोर्सिंग फंक्शन है जो आपके ब्रेन को हार्ड कॉल लेने के लिए निर्देश देता है। उदाहरण के लिए, जब मैं स्टॉक में निवेश करता हूं और हालांकि मैं घंटों रिसर्च करता हूं, फिर भी 30% का स्टॉप लॉस रखता हूं। इसका मतलब यह है कि अगर मेरे द्वारा खरीदा गया स्टॉक 30% से अधिक गिर जाता है, जब मान लीजिए मार्केट में 10% की गिरावट आ गई है, तब मैं खुद को यह मानने के लिए फोर्स करता हूं कि मैंने रिसर्च करने में कोई गलती की होगी और उस स्टॉक से अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लेता हूं। दूसरे शब्दों में, ये सॉरी कहने का मेरा तरीका है और वो स्टॉप लॉस न केवल मेरा पोर्टफोलियो की ओर अधिक गिरावट से प्रोटेक्ट करता है, बल्कि मुझे अपने कपड़े झाड़कर और किसी अवसर की तलाश करने के लिए सक्षम बनाता है। एक बॉन्ड जैसे कि डेट इंस्ट्रूमेंट में और स्टॉक जैसे कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में निवेश करने के बीच मुख्य अंतर क्या है? एक में आपको बहुत चीजों का ध्यान रखना पड़ता है और दूसरे में कम चीजों का। जब बात बॉन्ड्स की आती है तब हम ये देखते हैं कि इशुअर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल लौटने के लिए सक्षम है या नहीं, और ये बात इशुअर की प्रॉफिटेबिलिटी पर निर्भर करती है। बहरहाल, जब हम इक्विटी के साथ काम करते हैं तो अजम्पशंस की संख्या लगभग असीमित होती है। आपको अज्यूम करना है रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट मार्जिन, इंडस्ट्री डायनामिक्स, मार्केट शेयर, डेट लेवल, कंपेटिटर्स, पिछला वैल्यूएशन, करंट वैल्यूएशन, फ्यूचर वैल्यूएशन और दर्जन भर अन्य वेरिएबल्स। और यहीं पर सेफ्टी का एक बड़ा मार्जिन रखना महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए टेक्निकली मार्जिन ऑफ सेफ्टी को इन्वेस्टर के डाउनसाइड रिस्क प्रोटेक्शन के रूप में एक्सप्लेन किया जा सकता है, जब वो रिस्क एक सिक्योरिटी को ऐसी कीमत पर खरीदता है जो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से काफी कम होती है। दूसरे शब्दों में, मार्जिन ऑफ सेफ्टी न केवल आपको अपने एनालिसिस में किए गए कुछ अजम्पशंस रिस्क से प्रोटेक्ट करता है, बल्कि ये कम रिस्क लेते हुए हायर रिटर्न्स पाने वाली संभावनाओं को भी बेहतर बनाता है। या जैसा कि मैं कहूंगा, जिससे कि मेरे फाइनेंस प्रोफेसर पूरी तरह विचलित हो जाएंगे, वो ये है कि कम रिस्क में ज्यादा रिटर्न्स। इन्वेस्टमेंट के शोर, हमारा मतलब है कि वो सारी इंफॉर्मेशन, टिप्स, रिपोर्ट्स, न्यूज, एक्सपर्ट ओपिनियंस, सोशल मीडिया पोस्ट जिसे आप रोज झेलते हैं, ये नॉइज हमारे पास न्यूज़पेपर, टीवी चैनल्स, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हमारे दोस्तों और यहां तक कि हमारे वर्क प्लेस से भी आता है। और एक फर्म रूल के रूप में आपको इन्वेस्ट करने की सफलता में सुधार लाने के लिए इस शोर को इग्नोर करने की आदत डाल लेनी चाहिए। अब नॉइज 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहले को अनयूजेबल यानी अनुपयोगी नॉइज कहा जाता है, जो उस इंफॉर्मेशन को रेफर करता है जिससे हमारे एक्शन या बिहेवियर में बदलाव आने की संभावना नहीं है। उदाहरण के लिए, कहें कि मैडागास्कर में भूकंप या अर्जेंटीना में राजनीतिक तख्तापलट। दूसरा, हमारे पास अनटाइमली नॉइज है,
जो ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसका उपयोग आपके द्वारा निकट भविष्य में नहीं किए जाने की उम्मीद है, और जब तक आप इसका यूज करने के लिए तैयार होते हैं स्टोरी पूरी तरह से बदल चुकी होगी। तीसरा नॉइज काल्पनिक है, जो इस पर आधारित है कि कोई क्या सोचता है कि क्या होगा। जैसा कि आपने अनुमान लगाया होगा, यह सबसे आम प्रकार का नॉइज है और इसमें ऐसे एक्सपर्ट शामिल हैं जो लगातार इकोनॉमी या स्टॉक मार्केट के बारे में चर्चा करते रहते हैं। पॉइंट यह है कि शोर को अनसुनी करना केवल एक हैबिट की बात है और आपके बचाव में तत्काल जो आ सकता है वो है एक स्पष्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, आपका अपना एक्सपीरियंस और नॉलेज जो आप अच्छी किताबों, कुछ न्यूज़लेटर या कुछ जेन्युइन यूट्यूबर से हासिल कर सकते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो हमारे आगे की गई बातों से असहमत होंगे। लोन देने वाली कंपनियां सहमत नहीं होंगी, स्टॉक ब्रोकर हमारी लॉजिक को चैलेंज करेंगी, ट्रेडर्स हमें बेवकूफ़ बुलाएंगे, और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये हमारा तर्क और सुझाव है कि रोज़मर्रा के इन्वेस्टर को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए लेवरेज का यूज़ नहीं करना चाहिए। आप देखें, इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करना एक स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी है और पर्सनल लोन या मार्जिन ट्रेडिंग या ऑप्शंस का यूज़ करके इन्वेस्टर्स ऐसी चीज़ पर स्पेक्युलेशन की एक अतिरिक्त लेयर चढ़ा देते हैं जिसमें पहले से ही काफ़ी रिस्क है। वास्तव में वॉरेन बफेट से बेहतर इसे कोई भी नहीं समझा सकता, जिन्होंने 2010 के अपने शेयर होल्डर को लिखे गए लेटर में कहा था, और मैं उन्हें कोट करता हूं, जब लेवरेज काम करता है ये आपके गेन्स को बढ़ा देता है। आपकी पत्नी समझती है कि आप बुद्धिमान हैं और आपके पड़ोसी आपसे ईर्ष्या करने लगते हैं, लेकिन लेवरेज एडिक्टिव है। एक बार इससे कमा लेने के बाद बहुत कम लोग अधिक कंजर्वेटिव प्रैक्टिसेस की तरफ लौट सकते हैं। और जैसा कि हम सभी ने थर्ड ग्रेड में सीखा और कुछ ने 2008 में सीखा कि पॉजिटिव नंबर्स वे चाहे कितने भी इंप्रेसिव क्यों ना हो, एक सिंगल जीरो से मल्टीप्लाई करने पर गायब हो जाते हैं। हिस्ट्री हमें बताती है कि लेवरेज बहुत अधिक बार जीरो प्रोड्यूस करता है, तब भी जब इसे बहुत स्मार्ट लोगों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। यहां सलाह सरल है, आपको ऑफर किए जाने वाले लोन की तुलना में हमेशा बचाए गए पैसे के साथ इक्विटी में इन्वेस्ट करें। मैं नहीं जानता कि किसने यह कहा, लेकिन एक कोट है जो इस प्रकार है, कभी भी जवाब ना दें जब आप गुस्से में हो, कभी भी वादा ना करें जब आप खुश हों, कभी भी कोई फैसला ना करें जब आप दुखी हों। और इसी संदर्भ में आइए एक बात और जोड़ दें, जिसमें कहा गया है कि इक्विटीज में कभी भी इन्वेस्ट ना करें जब आप इमोशनल हों। समय के साथ कई स्टडीज की गई हैं जो प्रूव करती हैं कि अधिकांश इन्वेस्टर्स विभिन्न सिचुएशंस में तर्कहीन या इरैशनल व्यवहार करते हैं, जिससे लगभग हमेशा ही इन्वेस्टमेंट लॉस होता है। इस सब्जेक्ट पर चार्ली मंगर का एक टॉक भी है जिसका टाइटल है द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन मिसजजमेंट, जहां वो 24 विभिन्न कॉग्निटिव बायसेस तथा कैसे वो पुअर डिसीजंस लेने के लिए इन्वेस्टर्स को फोर्स करते हैं को एक्सप्लेन करते हैं। अब एक इक्विटी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते समय इन बायसेस तथा इमोशनल फैक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए कुछ स्टेप्स ले सकता है। पहला स्टेप एक कॉन्क्रीट इन्वेस्टमेंट प्लान है, जो तब यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने गोल्स पर फोकस्ड रहें और ये कि आप किसी भी प्रकार की उत्साहजनक या निराशाजनक खबर पर बिहेवियरल होती हैं। इसलिए हां, अपने इमोशंस पर जरूर ध्यान रखें। इक्विटी इन्वेस्टिंग तब सबसे अच्छा काम करता है जब इसे लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है। और हां, प्रॉफिट बुक करने, पंट लेने, किसी विशेष सेक्टर में जंप करने आदि का टेम्पटेशन तो हमेशा ही रहेगा, लेकिन अगर आप अगले कुछ दशक के लिए अपने वेल्थ को ग्रो करना चाहते हैं तो आपको एक लॉन्ग टर्म मेंटालिटी तथा इसके साथ जाने के लिए एक प्लान की वास्तव में जरूरत होगी। इस पूरे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग प्लान को 3 फ्रेजेस में समराइज किया जा सकता है। जल्द इन्वेस्ट करें, नियमित रूप से इन्वेस्ट करें तथा पर्याप्त इन्वेस्ट करें। जल्द इन्वेस्ट करें, सरल तरीके से कहा जाए तो आप जितने अधिक समय तक इन्वेस्टेड रहेंगे उतना अधिक टाइम आपके इन्वेस्टमेंट को फलने फूलने तथा उसका सार्थक रिजल्ट देने में प्राप्त होगा। नियमित रूप से इन्वेस्ट करें का ज्यादा संबंध अनुशासन तथा किस प्रकार नियमित आधार पर थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में काफी अधिक वेल्थ का निर्माण करने के बारे में है।
उदाहरण के लिए एक 20 वर्ष के व्यक्ति को एक सरल लेकिन इफेक्टिव एडवाइस: हर महीने 3,000 रुपए की एसआईपी से शुरुआत करें। हर साल एसआईपी अमाउंट को 1,000 रुपए से बढ़ाएं। अगर इस व्यक्ति को 12% रिटर्न मिलता है तो 40 वर्ष में यह इन्वेस्टर 10 करोड़ जुटा सकता है। और तीसरा फ्रेज पर्याप्त इन्वेस्ट करें गोल प्लानिंग को लेकर है, जिसका अर्थ यह है कि आपकी इनकम, एक्सपेंस, फ्यूचर गोल्स, सेविंग्स रेट आदि पर प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, जिससे कि आपका कल ऐसा हो सके जैसा आप चाहते हैं या उससे अच्छा तथा और भी बेहतर हो सके। और इसी के साथ हम इस वीडियो के अंत में आते हैं। इस वीडियो में हमने जिन कुछ पॉइंट्स पर चर्चा की है उनमें से कुछ के बारे में आपने पहले ही पढ़ लिया होगा या देख लिया होगा, लेकिन हमने सोचा कि इसे 8 टाइमलेस प्रिंसिपल्स में ऑर्गेनाइज करना महत्वपूर्ण होगा, जो मुझे उम्मीद है कि आपको यूजफुल लगा होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है तो जरूर लाइक बटन पर टैप करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक कमेंट छोड़ें और मैं अगले सप्ताह एक और इंसाइटफुल वीडियो के साथ आपसे मिलने के लिए उत्सुक हूं। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.